नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 736 मरीज मिले और अब तक 26,210 लोग संक्रमित मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। अभी तक 791 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में इस संक्रमण के चलते हुई है। 507 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 17,866 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 7,500 के पार चली गई। 7,553 मरीज एक्टिव केस के तौर पर मौजूद हैं। और फैलते संक्रमण को रोकने के लिए आज लॉकडाउन लगा है कई जगह। भोपाल में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है। यानी लॉकडाउन के बीच ही राखी और बकरीद के त्योहार पड़ेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद होगा। आने जाने के लिए ई पास लेना पड़ेगा। लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन जारी हो चुका है। रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन की स्थिति शुरू हो गई। 10 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। तो भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत के बाद इंदौर में आपदा प्रबंधन की बैठक में शहर में सामूहिक रूप से लॉकडाउन लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बाजारों को पूरी तरीके से खोलने की मंशा जाहिर की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार से जोन 2 मिल क्षेत्र और अन्य इलाकों के आने वाले सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी। सोमवार से जोन 2 की सभी दुकानें खुलेंगी। यहाँ बाजारों में लेफ्ट राइट सिस्टम बंद हो जाएगा। साथ ही 56 दुकान में त्योहार तक टेक अवे की व्यवस्था रहेगी। बैठक में सब्जी मंडी पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया। ठेला हटाओ की कार्रवाई का विरोध इसमें जरूर दिखा। भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा, शहर के हित में निर्णय लिए गए हैं और अब से निगम गरीबों के ठेले जब्त नहीं करेगा। साथ ही व्यापारियों को हर दिन दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी। ये लेफ्ट राइट खत्म कर दिया जाए। उनको 6 दिन उनको खोलने की अनुमति दी जाए। सिर्फ संडे को बंद की जाए। स्थगित कर दी ना उन्होंने कार्रवाई। ठेलों पे जो ठेले थे सब्जी वालों के, फ्रूट वालों के, वो स्थगित कर देते कल रात को। आदेश निकाल दिए कमिश्नर नगर निगम ने। जोन 2 वाले क्षेत्र में अभी हम लोग लेफ्ट राइट से करके डेली उनको अलाउ करेंगे और सैटरडे भी हम लोगों ने सजेस्ट नहीं किया है कि उसको ऑफ किया जाए। जोन 1 की दुकानें यथावत अभी लेफ्ट राइट में चलेंगी, स्ट्रिक्टली लेफ्ट राइट में चलेंगी और उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की गई है। इंदौर में अब कोरोना लक्षणों में तब्दीलियां देखी जा रही हैं। शहर में पहले मरीजों को सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब लक्षणों में परिवर्तन होने लगा है। वर्तमान में मिलने वाले ज्यादातर मरीजों को खाने में स्वाद और गंध का अनुभव नहीं हो रहा है। शहर में अस्पताल में भर्ती संक्रमितों में 40 से 50% मरीजों में इस तरह के लक्षण डॉक्टर्स ने बताए हैं, महसूस किए हैं। फिलहाल इन मरीजों पर अस्पताल में रिसर्च की जा रही है। कोरोना वायरस का फेफड़ों के अलावा तमाम ग्रंथियों पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते स्वाद और गंध लेने की क्षमता प्रभावित दिखी है। इंदौर में आए मरीजों में इस तरह के लक्षण अधिक दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव केस भी मिल रहे हैं। नोडल ऑफिसर से उनसे निरंतर बातचीत होती रहती है हम लोगों की। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है, ये ट्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस अभी निकल के आ रहे हैं, उन एसिम्प्टोमेटिक केसेस में लगभग मान के चले अपन के एसिम्प्टोमेटिक केसेस के करीब 40 to 50% ऐसे हैं जिनको ये लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट वाली सिम्टम्स उनमें दिख रहे हैं। ये बहुत प्रारंभिक चरण रहता है और लोग इसमें लोगों को इसमें सचेत हो गए हैं और लोग एकदम से इसमें अपने इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं और ये अच्छा ट्रेंड है ये कि शुरुआती तौर पे ही लोगों में अवेयरनेस रहे और अपना ट्रीटमेंट करें। इसी वजह से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा हैं अपने पास में आए। इसी वजह से डेथ रेट बहुत कम हुआ है इंदौर का। श्योपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अस्पताल की कैंटीन में आग लग गई। गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लगी। जिला प्रशासन की कैंटीन में खाना बनाते समय हादसा हुआ है। 4 लोग इसमें बुरी तरह झुलसना बताए गए। श्योपुर से बड़ी खबर, कैंटीन में आग लग गई। गैस सिलेंडर इसकी पाइप में रिसाव हुआ। 4 लोग झुलसे हैं। जिला अस्पताल की कैंटीन में खाना बनाते समय आग लगी। स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी स्वदेश, बताएं क्या हुआ है।
देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आज शाम के वक्त 4 बजे जब मरीज अस्पताल में जो मरीज भर्ती थे उनके लिए खाना बनने की जैसी प्रोसेस चालू हुई जिला अस्पताल में, तो कुछ देर पहले खाना बनाया गया। उसके बाद जो गैस सिलेंडर है उससे लेजम अचानक जा हटी और उसके जो लीकेज था वो सीधे जलते हुए गैस सिलेंडर से टकराया, जिससे आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी, जो किचन में थे लोग, वो अफरा तफरी में भागे और दरवाजा नहीं खुल पाया तो कुछ लोग झुलस गए, वो कुछ लोग दरवाजा तोड़ के बाहर निकल गए, जिसके बाद से वहां पे भगदड़ मचा। पूरे जो मरीजों को बाहर निकाला गया और वहां पर सुरक्षा दल पहुंचा गया और वहां पे से जो मरीज घायल हुए थे, जले थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया 11 नंबर वार्ड में, जहां उनको सुविधा दी गई, उपचार दिया गया। साथ ही कुछ जो कैंटीन में काम कर रहे थे 2 लोग, वो भी झुलसे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनका उपचार जारी है और जो आग लगने का कारण है वो अस्पताल में जांच का विषय बना हुआ है। साथ ही बात करें तो अभी व्यवस्था सुधार ली गई है, अलग से एक कैंटीन बना के अभी मरीजों को खाना सप्लाई किया जा रहा है। शुक्रिया स्वदेश आपका इस जानकारी के लिए। तो जिला अस्पताल की कैंटीन में अचानक हादसा हुआ, आग लगी, 4 लोग झुलसे हैं, चारों को अस्पताल में ही भर्ती करके उनका इलाज हो रहा है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां दलित मतदाता काफी अहम निर्णायक रोल में रहते हैं। बसपा ने इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान पहले ही कर दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ की बेचैनी को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने भी दलित वोट को साधने के लिए बीएसपी में सेंधमारी शुरू कर दी। अब सियासी हालात 2018 से काफी अलग हैं। बसपा नेता प्रागीलाल जाटव, डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश, पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल और संजू जाटव, ये नए दलित चेहरे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और बसपा के अंदर सेंधमारी कर अपने खेमे में शामिल किया, क्योंकि चंबल की सभी आरक्षित सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इन सीटों के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बागी हो गए। ऐसे में अब कांग्रेस को दलित चेहरों की तलाश थी। हमारी पार्टी में बड़े बड़े नेता आ गए हैं, सत्यप्रकाशी आई हैं, दिनेश खटीक आए हैं, फूल सिंह बरैया जी आए हैं और भी अन्य काफ़ी नेता आ गए हैं। आज हमारे पास संजू जाटव जी हैं जो बहुत अच्छी नेत्री हैं, वो आ गई हैं। हमारी कांग्रेस फिर मजबूत है और दलित हमारे साथ में। मध्य प्रदेश की जिन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा 15 सीटें सामान्य जातियों के लिए हैं। लगभग सभी सीटों पर तकरीबन 20% दलित मतदाता हैं। चंबल इलाका दलित बहुल और उत्तर प्रदेश से सटा होने के चलते इस इलाके में बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग के तहत आने वाली सीटों पर बीएसपी को अच्छा वोट मिलता रहा है। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। इनमें से 2 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस अभी भी ये मान के चल रही है कि दलितों का वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं रहता, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए वो उनके पास चूँकि अपने खुद के बड़े नेता नहीं थे, तो जो दूसरे नेता भी हैं वो उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, चाहे सत्यप्रकाशी परसेड़िया हो, फूल सिंह बरैया हो। ग्वालियर चंबल के जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उनमें से मेहगांव, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, भांडेर, करेरा और अशोकनगर सीट पर बीएसपी पहले जीत दर्ज कर चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोहा, डबरा और पोहरी में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और मुंगावली में उसकी मौजूदगी नतीजों को प्रभावित करने वाली साबित हुई। मुरैना में बीजेपी की हार में बीएसपी की मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा पोहरी, जौरा, अंबा में बीएसपी के चलते बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन बदले हालात में बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में कोई भी जाए, जो दलित नेता थे वो अब उनके पास हैं। कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो चुका है। हर व्यक्ति ये समझ चुका है कि कांग्रेस एक दलित विरोधी दल है। वर्तमान में भी फूल सिंह बरैया जी को जिस तरह से राज्यसभा नहीं भेजा, दलित समाज को वो भी याद है। तो कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, दलित समाज को प्रलोभन देने के लिए अंत में नतीजा सिफर होगा। 2018 विधानसभा में दलित की पहली पसंद कांग्रेस बनी थी और इसी के सहारे चंबल ग्वालियर इलाके में भाजपा का पूरी तरह सफाया हो गया। उपचुनाव में भी नतीजे काफी हद तक दलित वोट बैंक पर ही निर्भर करेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीएम मोदी को लिखे पत्र पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्र लिखकर कमलनाथ के पत्र का जवाब दिया। वीडी शर्मा ने कमलनाथ को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री को प्रिय कहकर संबोधित करने पर आपत्ति जताई। साथ ही लिखा कि अंबेडकर जी के संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी ने खुद अंबेडकर की उपेक्षा की। कमलनाथ के पत्र का जवाब वीडी शर्मा के द्वारा आने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ ने पत्र पीएम मोदी के नाम लिखा, ऐसे में जवाब पीएम को देना चाहिए। पीएम मोदी और कमलनाथ के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये कहा कि अवसरवादियों को दूर रखकर लोकतंत्र को बचाइए। कमलनाथ ने लिखा था कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बाद कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देकर उनके इस्तीफे कराकर बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। कमलनाथ ने पत्र में पीएम मोदी से अनुरोध किया कि ऐसे अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार और दल में कोई जगह न दें जिन पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सौदा करने का आरोप है। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी के सामने सिंधिया समर्थक और बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाना बड़ी दिक्कत की बात है। उपचुनाव से पहले सामंजस्य बैठाने पर बीजेपी काम कर रही है। आज ग्वालियर विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा के साथ पार्टी नेताओं को जिम्मेदारियां दी गईं। सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ग्वालियर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रभारी जयंत मलैया का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों के बीच सामंजस्य बैठाने के सवाल पर कहा कि वो पहले से है, बेहतर कैसे हो, इसके लिए कोशिश जारी है। सामंजस्य बिल्कुल बैठ रहा है, परंतु हमने तो कल 2 युवा मोर्चे की बैठकें की जिसमें दोनों ही तरफ के लोग थे और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन था, परंतु इसको और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए इसको हम लोग मतदान केंद्र तक लेके जाएंगे। मुरैना जिले में कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही है। इन जुबानी हमलों पर कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने पलटवार किया। कहा कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके पोस्टर लगाकर कांग्रेस लोगों से वोट मांग पाए। गिरिराज दंडोतिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया ही ऐसा चेहरा थे जिनके नाम पर जनता से वोट मांग सकते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा रोल रहा। उनकी अनदेखी कर कांग्रेस ने प्रदेश में अपना अस्तित्व खतरे में डाल लिया। दंडोतिया की माने तो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सरकारी भर्तियां निकालने की मांग को लेकर कुछ लड़कियां राखी लेकर मध्य प्रदेश के मंत्रालय पहुंची। लड़कियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधना चाहती थीं, लेकिन कर्मचारियों ने उनको मंत्रालय में प्रवेश नहीं दिया और वहां से वापस कर दिया। लड़कियों के साथ कुछ लड़के युवक भी पहुंचे थे, जिनको पुलिस ने मौके से खदेड़ दिया। युवकों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मंत्रालय के बाहर किया। युवकों का कहना है लड़कियां सीएम को राखी बांधकर अपनी बात रखना चाह रही थीं। उनके साथ वो भी गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको मिलने ही नहीं दिया। एनजीटी की रोक के बाद भी रायसेन जिले में रेत का अवैध खनन नहीं थम रहा है। अलीगंज गांव के बीचों बीच से निकली सड़क से अवैध रेत का परिवहन कर डंपर को ग्रामीणों ने रोका। इस पर रेत ठेकेदार के गुर्गों और ग्रामीणों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। गुर्गों ने बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को धमकाया। इस पर ग्रामीण भड़क गए। तनातनी की स्थिति बनी। बाद में बरेली पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। ठेकेदार के 2 लाइसेंसी बंदूकधारियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। डंपर से रेत का परिवहन करने से गांव की सड़क बुरी तरह जर्जर है, जिसकी शिकायत ग्रामीण जिला प्रशासन से कई बार कर चुके हैं। आज फिर ये संज्ञान में आया है कि उसने कुछ बाहर के व्यक्तियों को अपने साथ रखा है जो लाइसेंसी बंदूक रखे हुए हैं, और इस संबंध में भी 2 लोगों को पकड़ के और हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।